से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस सम्मान को हासिल किया। पीएम मोदी को अमेरिका ने दिया बड़ा सम्मान। लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए पीएम मोदी। भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पीएम मोदी को अमेरिका ने बड़े सम्मान से नवाजा है। अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को प्राप्त किया। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। उन्होंने जिस तरह भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत किया है, उसके लिए ये सम्मान दिया गया है। ट्वीट से साफ है कि अमेरिका की नजर में भारत और पीएम मोदी की क्या अहमियत है और ये इस सम्मान से भी जाहिर हो रहा है, क्योंकि लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे बड़े सम्मानित अवार्डों में से एक है, जो किसी अमेरिकी सेना के अफसर, देश के लिए कुछ बेहतरीन करने वाले व्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के प्रमुख को दिया जाता है। और इस बार पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिका में हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या फिर भारत में हुआ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए दुनिया ने दोनों देशों की गहरी हो रही दोस्ती को देखा था। दूसरी तरफ भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अब इस सम्मान से ये फिर से साबित हो गया है कि अमेरिका की इच्छा इस दोस्ती और साझेदारी को और आगे बढ़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लाइव वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों द्वारा पूछे गए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। एक शिक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा के स्थगन के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार छात्रों के हित में है, हम कोविड-19 को छात्रों को प्रभावित करने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों को कोविड-19 के छात्रों के रूप में लेबल किया जा सकता है कि उन्हें बिना परीक्षा पास किए आगे की कक्षाओं में मंजूरी मिली है। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर कहा, बोर्ड की परीक्षा जनवरी में नहीं हो पाएगी, लेकिन फरवरी के बाद परीक्षा कब कर पाएंगे, इस बारे में हम विचार करेंगे। ऐसे समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हों और ये महामारी चारों ओर से चौतरफा हमले कर रही हो, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनस्थिति को संभाले रखना, उनको तत्काल ऑनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना, ये बहुत चुनौती भराई काम नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किलों का था। और उस मुश्किलात में भी आपने रास्ता निकाला, इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। आपका मैं हृदय की गहराइयों से आपका मैं आभार भी प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो एक शिक्षक से मेरी शिक्षा मंत्री तक की ये यात्रा हुई, इसलिए मैं एक शिक्षक की सामर्थ्य को समझ सकता हूँ, उसकी पीड़ा को भी समझ सकता हूँ। मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि वो अपने परिवार से भी, अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने छात्रों को प्यार करता है। मध्य प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ओपन बोर्ड के जरिए इन स्कूलों का चयन होगा। इन 53 सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। वहीं एलकेजी का नाम अरुण रखा जाएगा और यूकेजी का नाम उदय होगा। वहीं बाकी सभी सरकारी स्कूलों में 5वीं से ही संस्कृत की पढ़ाई कराई जाएगी।
सरकारी स्कूलों में यूकेजी और एलकेजी में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उन्नीस जानेंगे। सर, अब तक 5वीं से शुरू होती थी संस्कृत की पढ़ाई, लेकिन अब एलकेजी और यूकेजी भी पढ़ाने की तैयारी है। नहीं, वो जो समाचार को लोगों ने गलत अर्थ लगाया है। हमने संस्कृत के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके संदर्भ में जो नीति उसके अनुसार पालन करेंगे, लेकिन ये जो ओपन स्कूल द्वारा 53 स्कूलों को चयनित किए जा रहे हैं जो 1 से 12वीं तक के रहने वाले हैं, सामान्यतः जिला केंद्र के हैं। उनमें ओपन स्कूल और संस्कृत बोर्ड तो के प्रयास से वो योजना आगे बनाने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ भोपाल में पंचशील नगर और भोपाल में एक पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये एक प्रकार से संस्कृत के लिए जो आवश्यक है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एलकेजी और यूकेजी में अभी शुरू नहीं की जा रही, ऐसा कोई आदेश नहीं है? नहीं, एलकेजी और यूकेजी में भी नई शिक्षा नीति के संबंध में जो सारा अध्ययन हो रहा है, जब उसको लागू करेंगे, जब उसमें जो जो प्रावधान है उसको हम लागू करेंगे। उसमें संस्कृत को जहाँ से प्रारंभ करना वो प्रारंभ करेंगे। हिंदी तो प्रारंभ से है ही, अपनी मातृभाषा में ही सबको शिक्षा देने का प्रावधान है। बेसिकली हम कल संस्कृत से संबंधित बैठक थी और उसमें हमारे विषय संस्कृत का कैसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, उस विषय पर डिसीजन हुए हैं। और उसके संदर्भ में ओपन बोर्ड के द्वारा कुछ स्कूल शिक्षा विभाग से मांग रहे हैं, उनमें भी ये कहा गया है कि हम उनमें भी संस्कृत का पाठ शुरू करेंगे। मांग के आधार पर? हाँ, मतलब उसमें 53 जो स्कूल चयनित किए उनमें करेंगे। सर, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से ये स्कूल चयनित किए गए जिनमें संस्कृत उनमें शुरू की जाएगी। उनमें प्रारंभ से संस्कृत को प्राथमिकता के साथ हिंदी जैसा प्रारंभ किया। सर, ये हो सकता है? हाँ, अभी उसकी सारी सर्वे का काम प्रारंभ हुआ है ना, ऐसे अच्छे से प्रारंभ करेंगे। तो बिल्कुल, आप 53 स्कूलों को चयनित किया गया है प्रदेश भर के, जिनमें नए सिरे से संस्कृत की पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में इस व्यवस्था को शुरू नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 53 जो सरकारी स्कूल है उनको चयनित किया गया है, सर्वे किया जा रहा है। नए शिक्षा सत्र से इन 53 सरकारी स्कूलों में एलकेजी और यूकेजी से संस्कृत भाषा की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में पहले दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद बैठक में तमाम विभागों से जुड़े हुए प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट में मिलावट पर बड़े फैसले लिए गए हैं। मिलावटखोरों को 3 साल की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला लिया गया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ तैयार किया गया विधेयक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को लाया गया था और बैठक में इस विधेयक को लेकर चर्चा के दौरान कई मंत्रियों ने संशोधन की गुंजाइश बताई। इसके बाद इस कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को पास नहीं किया गया। अब यह विधेयक कुछ संशोधन करके 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में दमोह का मामला भी उठा है। दमोह की मासूम के साथ हरियाणा में हुई दरिंदगी मामले में सीएम शिवराज ने हरियाणा के सीएम से फोन पर बात की और पीड़ित मासूम के परिजन को मुआवजे का ऐलान किया। फॉरेस्ट लैंड यूज के नियम में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए 7 एकड़ जमीन लीज पर देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो दवाएं एक्सपायर हो जाती थी, जिनका समय सीमा अवसान हो जाती थी, वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे।
और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक तरफ सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त है, वहीं अशोकनगर में पुलिस ने नकली घी बनाने के कारखाने पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 400 किलोग्राम नकली घी सहित इसमें प्रयोग आने वाले पाम ऑयल, गैस भट्टी, बर्तन जब्त कर लिए हैं। पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बाजार में पिछले काफी लंबे समय से नकली घी मिलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कुछ और सबूत मिलेंगे। वहीं मुरैना में पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई की है, उन्हें जमींदोज कर दिया है। आज पोरसा कस्बे के दुबे मैरिज गार्डन पर प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची और कार्रवाई की है। हाल ही में पोरसा पुलिस ने मैरिज गार्डन के मालिक प्रदीप दुबे और संदीप दुबे को 8 क्विंटल 45 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। रीवा के विश्वविद्यालय थाना इलाके में सरकारी जमीन में बने आश्रम परिसर में हुए अतिक्रमण को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। साधु संतों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान विवाद के हालात बन गए। साधु संतों के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि घंटों के विरोध के बावजूद भी प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे को गिरा दिया। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आए कि विधायक जी के द्वारा बड़ा निकृष्ट कार्य किया गया है, जो हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को, हमारी भारतीय संस्कृति को, साधु संत को, गौ ब्राह्मणों को नष्ट करने का, रीवा की रियासत को नष्ट करने का कार्य जो यह राजनीति के तहत हो रहा है, बिल्कुल नगण्य है। तो प्रशासन ने बोला शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का आदेश है कि सरकारी जमीन है और इसमें मंदिर नहीं रहेगा, इसको गिराना है। सरकारी जमीन में जहां मंदिर अगर आपको दिख गया वो अतिक्रमण लगता है। समदड़िया के बड़े बड़े मॉल आपको अतिक्रमण नहीं लगते हैं, जहाँ फेंक देते हैं, सरकारी जमीन बनवाते हैं। कहीं कोई दिक्कतें नहीं थी। ये एनएच की जमीन थी जिसपे परशुराम आश्रम बना के अतिक्रमण किया गया था और उस पर पूरा मुआयना करके और वस्तु स्थिति का आकलन करके और अतिक्रमण हटाया गया था। 28 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेसियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक विधानसभा सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमल पटेल ने कहा कि चार्टर्ड पर बैठने वाले अब ट्रैक्टर पर बैठेंगे। अगर किसानों के बीच जाते तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों का दर्द नहीं समझ सकती। आज देश का किसान आंदोलित है, इसलिए कांग्रेस उन किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश की सरकार को और भारत सरकार को नींद से जगाने के लिए हमारे सारे विधायक ट्रैक्टरों से विधानसभा जाएंगे और हम उस दिन किसानों के समर्थन में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे। चार्टर में बैठने वाले अब ट्रैक्टर पर जा रहे हैं। जब सत्ता में थे 15 महीने तो किसानों को खूब लूटा। 18 का बीमा नहीं दिया, खरीफ का रबी का 19 का बीमा नहीं दिया, किसानों को राहत नहीं दी। थके हारे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।